जब आप छोटे थे तो कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी आपकी लाइफ में जो कि आप 5 साल तक आपको वो चीज़ याद थी। टिल द एज ऑफ 5 मैं मेरी प्रीवियस लाइफ का रीइंकार्नेशन का मुझे याद आ रहा था कि आई बिलोंग टू राजस्थान। मेरा एक पैलेस है और मेरी 2 बीवियां हैं। मैं उनको कुछ रास्ता भी दिखाता था कि ये रास्ते से जाओ तो मेरा महल इस तरफ है। मुझे ड्रीम्स में एक मंदिर आता था जहाँ भगवान को घुंघरू चढ़ाए जाते थे। आपने 2 बुक्स लिखी हैं और उनमें से एक बुक का नाम है स्थित प्रज्ञा। चित्तप्रज्ञ का एक्चुअल मीनिंग है कि हम ग्राउंडेड रहे, फल और फूल आए तो हमें झुकना नहीं, सक्सेस आ जाए तो ईगो नहीं बढ़ाना है, फेलियर आया तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। वेकेशन में मैंने करीबन 150 हैंड पेंटेड साड़ीज का एग्जीबिशन किया ब्रिज कैंडी में, मुंबई में कार आर्ट गैलरी में, और नरगिस दत्त जी ने इनॉग्रेशन किया था और उन्होंने कहा चलो मेरे साथ लंदन, तुम्हें अभी वहाँ सेटल होना, तुम्हारा जैसा आर्टिस्ट इस एज में इतना टैलेंटेड मैंने नहीं देखा है। जिस तरीके से कोई भी मशीन आती है उस मशीन के साथ में एक मैनुअल आती है, तो भगवत गीता इज दैट मैनुअल जो कि आपको पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करने से पहले। आपने किसी बहुत बड़े एक्टर को भी सुनाई है। हर्षवर्धन का बैकग्राउंड इंदौर से है। वो बचपन में मदर से नफरत बहुत हो गई थी, तो मैंने कहा आप बड़े हो गए हो, अब माँ से मिलो, तुम्हें उनको संभालना है। तो समझ नहीं पा रहा, तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ, भगवत गीता एवरी डे एक एक चैप्टर मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा। तो रोज सुबह 6 बजे उसके घर जाके मैंने कंप्लीट भगवत गीता पढ़ी, समझाई। 2 महीने के अंदर ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिज मदर। का बॉन्डिंग हो गया। आजकल मार्केट में बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स हैं। हीलिंग क्या किसी कोर्स को करने से आती है? हीलर इज नॉट समथिंग लाइक अ डिग्री यू टेक। सेल्फ को डिग्री देना कि मैं इस लेवल से इस लेवल पहुंचा, बट वो लेवल पहुंचने के लिए खुद को बहुत साफ रखना पड़ता है। खवागनी एंड वेलकम टू एनकाउंटर्स विद अभिमन्यु तोमर। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल इसलिए क्योंकि वो एक पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, ऑथर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं और म्यूजिक कॉन्सर्ट क्यूरेटर भी हैं। तो आज हमारे साथ में हैं मयूर शाह जी फ्रॉम बॉम्बे। वेलकम टू आवर शो मयूर जी। Thank you so much, Abhimanyu. It's a privilege to be on your podcast. It is an honor to invite you for our podcast and thank you so much for accepting it. Very cool. Thank you so much. तो मयूर जी, हम लोग शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। तो मेरे को ये सुनने में आया है कि जब आप छोटे थे तो कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी आपकी लाइफ में जो कि आप 5 साल तक आपको वो चीज़ याद थी। तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि जब टिल द एज ऑफ 5 मैं मेरी प्रीवियस लाइफ का रीइंकार्नेशन का मुझे याद आ रहा था कि आई बिलोंग टू राजस्थान। मेरा एक पैलेस है और मेरे घर में भी से ही खाना बनता है और मेरी 2 बीवियां हैं। अच्छा। और मैं उनको कुछ रास्ता भी दिखाता था कि ये रास्ते से जाओ तो मेरा घर है, मेरा महल इस तरफ है। और उसी वजह से मैं बचपन से मेरा खाना सिर्फ घी में बनता था, मैं तेल में कभी खा ही नहीं सकता। अच्छा 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 अच्छा। और एक अच्छा इंसिडेंट है कि करीबन 10-12 साल का था तो रेगुलरली मुझे ड्रीम्स में एक मंदिर आता था जहाँ भगवान को घुंघरू चढ़ाए जाते थे। ओके। तो वो बहुत बार सपने आने के बाद मैंने मेरे पिताजी को बताया कि ऐसे सपने मुझे आ रहे हैं, बहुत रियल सा लग रहा है। अब तब तो गूगल और इंटरनेट नहीं था, तो किसी तरह उनको 2 साल लगे और वो एक्चुअल मंदिर राणकपुर में मिला। ओके। जो मैंने देखा था वो एक्चुअल था। आपने फिर दर्शन करे? दर्शन करने गए, सारी फैमिली गई और सब देख के हैरान हो गए कि इतनी क्लैरिटी से जो सपने में आ रहा था आ रहा एक्चुअल में है। ओके। वो किसका मंदिर है क्या? वहाँ कई लोकल देवी या देवता है ओके। जिनको घुंघरू चढ़ाते हैं, वो है। अच्छा। सारे मूर्तियाँ के पास घुंघरू पड़े रहते हैं। ओके ओके ओके। तो आपने आसपास में पता किया कि कोई ऐसी फैमिली या कोई रहा हो या आपकी वाइफ इंतजार कर रही हो? कि वो हम लोग
इतने औ में थे वो मंदिर देख के कि डिसबिलीव सा होने लगा कि इतना सत्य कैसे हो सकता है ना, कि जो है सपने में दिख रहा है वो एक्चुअली वैसा है। तो रीइंकारनेशन का जो कनेक्शन था ना, कनेक्शन है, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग हो गया। हाँ, मतलब मैं मयूर जी को पिछले 5-6 साल से जानता हूँ और मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी। और कल जब वो बॉम्बे से यहाँ आए और मैंने उनको एयरपोर्ट से पिक किया, तब कॉन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई और मैंने जब ये चीज़ सुनी तो मैंने बोला ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस। मतलब मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान से मैं मिला नहीं था जिसको अपना पुराना जन्म याद हो। और फर्स्ट टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे इस चीज़ को सुन के। फिर आप जब बड़े हुए तब आपने और भी ऐसे कुछ लोगों को ढूंढने की कोशिश करी जो रीइंकारनेशन हुए हैं या फिर जिनको अपना पुराना जन्म याद रहा हो, आई थिंक 10-12 साल के बाद वो पहले की मेमोरी सारी सारी इरेज हो गए। और ओके। करीबन उसी टाइम मैंने बहुत, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, बुक रीडिंग। तो द फर्स्ट थिंग मैंने जो शुरुआत की वो सारे भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, ये सारा मैंने उस एज से पढ़ना सीखा और इंटरेस्ट आया। रिलीजियस लिटरेचर जितना भी है वो आपने पढ़ा। स्टोरीज, उनका कनेक्शन और हर एक का क्या प्रिंसिपल है। इवन इस्लाम का जो प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं। वो इन्फ्लुएंस जो आने लगा, उससे एक स्थिरता बहुत हो गई। जो बचपन में लोग ये होते पजल्ड होते हैं, लेकिन मैं वो पढ़ता था और बहुत शांति मिलती थी मुझे। तो उस तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मेरा ये मूड या कहो या लाइकिंग होने लगा। और एट द एज ऑफ 18 मैंने स्वामी चिन्मयानंद मिशन से वेदांता में डिस्टिंक्शन मिला मुझे, ओके। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में। किस चीज़ का कोर्स था? वेदांता पे, अच्छा। अंडरस्टैंडिंग द वेदांता। ओके ओके। वेदास मेन है, हाँ। वेदांतास उसके ऑफशूट्स। ऑफशूट्स है। तो वेदांता की स्टडी करना है, 1 साल का कोर्स होता है और फिर उसकी एग्जाम। ओह, तो आपने मतलब वेद और कुरान की थोड़ी सी स्टडी करी है। ओके। काफ़ी बार देखने में आया है कि कभी कोई अब बच्चा अनाथ होता है और उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो वो नई जगह जब चला जाता है, जब उसको थोड़े टाइम बाद में पता चलता है कि वो इस जगह से बिलोंग नहीं करता है, तो वो अपनी जो पुरानी लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है और फिर वो वहाँ पे जाता है और फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि उसके पेरेंट्स कौन थे या क्या रीज़न रहे हैं कि वो अपने असली घर में नहीं है। तो आई एम श्योर इस तरीके का एक, बिकॉज बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो जब आप बड़े हो रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि मुझे उसको फाइंड आउट करना चाहिए। तो और एट द सेम टाइम वो काफ़ी डिप्रेसिंग भी हो जाता है और एनजाइटी लेवल्स भी काफ़ी बढ़ा देता है। तो उस एनजाइटी लेवल और उस चीज़ को आपने किस तरीके से चैनलाइज किया? आई थिंक जो बुक्स मैंने पढ़ना शुरू किया एट द एज ऑफ 10, 10 या 11 साल में, जो सारी रिलीजन पे थे, वो बुक्स और इतनी गहराई से स्टडी किया मैंने उस उम्र में, अंडरस्टैंड करना फिलॉसफी को, उससे बहुत फ़र्क पड़ गया। जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो हम एक्चुअली आगे जाके सीखते हैं, मैंने 10 या 11 साल में वो एक्सपीरियंस एक्चुअली पढ़ के किया। और हमारे घर में ऐसा था कि फादर जैन थे, मदर वाज वैष्णव। उस ज़माने में जैन और वैष्णव में शादियाँ नहीं होती थी। नहीं होते हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को घर से निकाल दिया था ओके। और फैमिली से अलग कर दिया कि वैष्णव से शादी की है तो साथ में नहीं रहे। इंडिपेंडेंट हम लोग फैमिली यूनिट रहते थे, बट कभी भी रिलीजन पे कोई हमें बाधा नहीं थी कि जैनिज़्म ही फॉलो करना है या वैष्णविज़्म ही फॉलो करना है। बिकॉज डैडी हमको दरगाह पे भी ले जाते थे, गुरुद्वारा में भी ले जाते थे। तो वो जो फ्रीडम मिला, उसमें एक एनालिसिस करने को मुझे टाइम मिला कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ द सेम।
कुछ अपना नहीं है जो मैं कहूँ कि मैं ये हूँ। सब धर्म अपने में ही है, जो निभाना है, जो पाथ लेना है, अपने को लेना है, और पाथ वही है ह्यूमैनिटी के का पाथ। इसी से इंस्पायर होके फिर मैंने चिन्मय मिशन का ये कोर्स किया, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ऑन द वेदांतास, which was actually What are Vedantas? Vedantas are the offshoots of Vedas, the four main Vedas की offshoots है। Upanishad? नहीं, नहीं, उपनिषद अलग है। Okay. वेदा का, वेदा जैसे प्रिंसिपल बुक्स है, वो प्रिंसिपल का, और इट्स लाइक अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर, वो वेदांतास कहते हैं। वो छोटी होती है बट उसका जो समराइजेशन है वो छोटे बुक्स में आ जाता है ऑफ द बिगर वेदास व्हिच वाज इन मोर डिटेल। 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स था। इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन पेपर, बिकॉज इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से लिखना होता है, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द वेदांतास। अनफॉर्चुनेटली मुझे डिस्टिंक्शन मिला। आई वाज Wow. डिस्टिंक्शन होल्डर एट द एज ऑफ 18। 18. एंड स्वामी जी ने मुझे बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, डिस्को जाने वाले एज में तुम ये सब पढ़ाई कर रहे हो, बट ही वाज वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड मी अ लॉट। Okay, okay. उसके बाद सीरीज ऑफ कोइंसिडेंस ऐसे हो कि काफ़ी धर्म गुरु से मेरा मिलना हुआ। किन किन धर्म गुरुओं से आप मिले? श्री श्री रविशंकर से, स्वामी चिन्मयानंद थे तो थे ही, फिर सत्य साई बाबा, जैन में 2-3 बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए, उनसे हुआ है। और ये अचानक से होता है, और वो फर्स्ट बेसिस पे जो होता है ना, तो इतना उनका पावर ना, यू इंस्टेंटली फील इमीडिएटली कि हम, बिकॉज हमारी बॉडी वो एंटेना इज रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग, तो उनकी ब्लेसिंग ऐसे फ्लो करके आ जाती है। वो है ना कंटिन्यूसली लाइक रिचार्ज होता है ना, रिचार्ज होते रहा। The positivity that they have, the aura they have. पैरेलली अराउंड 20 साल का था, वहाँ से मैंने फिर भगवत गीता पढ़ना शुरू की। Okay. वो एक टाइम में तो कभी किसी को समझ नहीं आएगी, सो आई नीड हैड टू स्टडी 3-4 टाइम्स, और एवरी टाइम अ न्यू मीनिंग उसमें से आए। एंड इतना इंग्रोसिंग हो गया कि वो सारे जो प्रिंसिपल्स हम सोच रहे हैं कि एक टाइम में लिखे गए हैं, बट आज के दिन में भी इन बिजनेस, इन लिविंग डे टू डे लाइफ, सारे प्रिंसिपल्स बहुत वैलिड है। Okay. और स्पेशली कोई भी इंसान जिसको लाइफ शुरू करनी है, उसका बेसिस इज द भगवत गीता। Bhagavad Gita. एक एट द एज व्हेन यू फिनिश स्टडिंग एंड स्टार्ट योर करियर, दैट इज द राइट एज टू स्टडी द Bhagavad Gita. लर्न द प्रिंसिपल्स का, ताकि आगे जाके जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ना, यू आर रेडी। मुझे किसी ने बताया था कि इनफैक्ट मैंने कहीं देखा था कि जिस तरीके से कोई भी मशीन आती है, उस मशीन के साथ में एक मैनुअल आती है, तो भगवत गीता इज दैट मैनुअल जो कि आपको पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करने से पहले। Am I right? राइट। एंड अपने यहाँ क्या हुआ है कि पता नहीं कल्चर में है कि बच्चे देखते हैं दादा दादी भगवत गीता लेके बैठे, तो उनको लगता है कि उस उम्र में जाके ज़रूर पड़ेगी, अभी क्या कर रहा है। वो रिलीजन और फिलॉसफी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके। वो भगवत गीता बिकेम लाइक इज अ रिलीजियस बुक, इट इज़ नॉट अ religious book. It is just about the dharma of life, how to live your life, that understanding life and ups and downs. And it makes you very practical also to take decisions in your life. Yes. And it doesn't allow success to go to your head. Doesn't allow failure to get you into a depression. जो आजकल बच्चों में हो रहा है, पहले के ज़माने में डिप्रेशन, एंजाइटी कभी नहीं है, कितनी कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, बट ये बीमारी सुनी भी नहीं थी। तो आज तो एवरी सेकंड थर्ड पर्सन इज अंडरगोइंग दैट, बिकॉज आई थिंक वो डिस्टेंसिंग इट, द पर्सन इज नॉट एबल टू टैकल or understand Actually, what I think is हम लोग ना तो अब वेस्ट रहे और ना ही हम हम देसी इंडियंस रहे,
हम कहीं बीच के बन गए हैं और जो फैमिली सिस्टम है, जो वैल्यूज़ हैं, जो संस्कार हैं और इन चीज़ों से काफ़ी थोड़े से दूर आ गए हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत ही मेजर रीज़न है ये सारे डिप्रेशन का। और बिकॉज देयर आर नो फैमिलीज एनी मोर, जॉइंट फैमिलीज नहीं है। राइट। सब अपने अलग अलग रहते हैं। फिर जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो दे हैव टू डील इट अलोन, वरना पहले पूरा परिवार रहता था जो सपोर्ट करता था। So this is one of the reason which I think is major. सिंगल यूनिट फैमिली होने से क्या हो जाता है कि कभी कभी बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, उसमें भी सिंगल चाइल्ड हो, उसका कोई कंपेनियन नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स और एज गैप तो है ही। वो बच्चा फिर फ्रेंड्स अच्छे बने तो ठीक है, गलत बने तो वो उसकी लाइफ बर्बाद है। उसी में ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई ऑलवेज टेल यंगस्टर्स वेवर आई lecture at various management institutes on भगवद गीता, on creativity and innovation। और मैं हर एक को बोलता हूँ कि पहले जाके भगवद गीता पढ़िए, ना भी समझ आया तो ड्रिंक इट लाइक अ पॉइजन, कि मुझे पढ़ना ही है। वो पढ़ते जाओगे तब आप रियलाइज करोगे कि हाँ, इनडायरेक्टली आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम इट, और वो आपका बेसिस फर्म कर देंगे और आपकी आगे के करियर स्मूथ करने में बहुत मदद करेंगे। इसी बात से मुझे याद आ रहा है कि आपने 2 बुक्स लिखी हैं और उनमें से एक बुक का नाम है स्थित प्रज्ञा। और जब मैंने आपसे पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तब आपने बताया कि एक ऐसा स्टेट जहाँ आपको दुख भी रियलाइज़ नहीं होता है ज़्यादा और आपको सुख भी रियलाइज़ नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ मुझे बताइए और इस बुक के बारे में व्यूअर्स जानना चाहेंगे। ज़रूर। स्थित प्रज्ञा का एक्चुअल मीनिंग है कि हम ग्राउंडेड रहे, लाइक रूट्स आर डीप इनटू द ग्राउंड, तो स्टॉर्म आए तो हमें गिरना नहीं है, और बहुत फल और फूल आए तो हमें झुकना नहीं। सो यू ऑलवेज टेक लाइफ इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। सक्सेस आ जाए तो ईगो नहीं बढ़ाना है, फेलियर आया तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। और एवरी डे जैसे दिन है रात है, वो सक्सेस एंड फेलियर विल कीप ऑन हैपनिंग। रिलेशनशिप में भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो नथिंग शुड डिस्टर्ब यू, यू शुड कैरी आउट डूइंग योर ड्यूटीज। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि आई केम इन टच विद द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मिस्टर आशीष चौहान। और उनकी जर्नी जब मैं उनसे बात करने लगा तो पता चला कि केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज इन गुजरात। कोई एम्यूनिटीज़ नहीं थी, पैदल स्कूल में जाना वगैरह, गरीब, बहुत गरीब बैकग्राउंड से। एंड हाउ ही थ्रू हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ही ऑल्सो फॉलोज द भगवद गीता। वहाँ से IIT गए, IIM में ग्रेजुएशन किया, and he has reached the state of being a managing director of the biggest stock exchange of India. And that is why I called the book Sthit Pragnya, because उनकी journey जो थी वो बहुत यूनिक थी, with all disadvantage on his side। जब वो IIT में गए तो एक वर्ड इंग्लिश का नहीं आना, और सारे लेक्चर्स इंग्लिश में थे, तो वो डिक्शनरी रख के रात को बैठते थे टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड। और This is very difficult. very difficult. And he is the one who actually brought the ATMs to India, because he went and purchased satellites from US, and उसी satellite से फिर हमारे ये banking system में revolution आया। So he is a pioneer of that era. Plus he is the father of derivatives. Stock exchange में derivatives के trading होती है। It's a specialized line. He invented that in a manner and adapted it to Indian situation. So he's been called the father of derivatives. And so बहुत सुंदर जर्नी उनकी है। एंड उसी से इंस्पायर होके मैंने ये बुक लिखी, और उसका टाइटल ही मैंने स्थित प्रज्ञा लगा। हमें एक और चीज़ मालूम है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं, चाहे वो बुक लिखना हो या फिर वो पेंटिंग बनाना हो या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो। तो इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट कैसे हुआ? आपको कब से याद है कि आपने फर्स्ट स्केच बनाया हो या फिर म्यूज़िक को एंजॉय किया हो?
तो इसका शुरुआत कैसे हुई? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारा एक्चुअली मेरे मदर से इनहेरिट हुआ है। माय मदर वाज अ डांसर, सिंगर थी जो गीता दत्त जी के साथ गाती थी। लेकिन उस टाइम लड़कियों को फिल्म लाइन में बिल्कुल अलाउड नहीं था, सो उनके फादर ने उनको ना बोल दिया कि सिंगिंग डांसिंग में मत जाना। शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड पेंटर एंड ऑल्सो अ राइटर। तो ये साइलेंट इनहेरिटेंस मुझे जो मिला उसको मैंने फिर अपने आप डेवलप किया। और बचपन में वेकेशन टाइम वगैरह में मैं 1 महीना का जो मई वेकेशन होता है उसमें मैं कुछ ना कुछ नया करता था। जैसे एक वेकेशन में मैंने करीबन 150 हैंड पेंटेड साड़ीज़ का एग्जीबिशन किया। खुद मैंने पेंट की और एग्जीबिशन किया। एक एग्जीबिशन किया जो एट द एज ऑफ अराउंड 17 में था। मैं राजस्थान से बहुत इन्फ्लुएंस था, तो मैंने हॉबी की तरह एक पेंटिंग शुरू किया जो क्लॉथ पे हो, सिल्क या इसमें उस पे ड्राइंग करके उस पे गोल्ड जरी टिक्की वगैरह जो राजस्थान के टिपिकल वर्क है वैसी चिपकाता था। और इतने सुंदर बनी पेंटिंग्स, तो मेरे डैडी ने कहा कि इसका एग्जीबिशन करते हैं। तो करीबन आई थिंक 20 एक पेंटिंग बनी और वो बहुत बड़ी थी। ईच पेंटिंग वाज ऑलमोस्ट 10 फीट बाय 5 फीट और 4 फीट बाय 6 फीट। और एग्जीबिशन किया ब्रिज कैंडी में, मुंबई में कार आर्ट गैलरी में। और नरगिस दत्त जी ने इनॉग्रेशन किया था उसे। ओह वाह, आप नरगिस जी से मिले हैं? मिला भी और उन्होंने कहा चलो मेरे साथ लंदन, तुम्हें अभी वहाँ सेटल होना, तुम्हारा जैसा आर्टिस्ट इस एज में इतना टैलेंटेड मैंने नहीं देखा है। पर तभी डैडी ने कहा कि नहीं, इसको स्टडीज़ पहले ख़त्म करने दो। और शायद प्रिमोनिशन हुआ बिकॉज डैडी डाइड वेरी सून आफ्टर दिस एग्जीबिशन। तो गुड दैट आई स्टडीड एंड गॉट, अदरवाइज फैमिली वुड संभाल नहीं पाते। तो और उस एग्जीबिशन में सबसे बेस्ट पार्ट थी कि फॉरेनर्स बहुत प्रेज करते थे और गैलरी के सामने शाम को खड़े रहते थे सिर्फ एडमायर करने। क्योंकि मैंने शकुंतला, श्रीनाथ जी, राधा कृष्णा, ये सारे ह्यूज पेंटिंग्स को इतना डेकोरेट किया ग्लिटरिंग विद डायमंड्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स की, वो देखते ही रह गए। और मैं काफ़ी मेरी पेंटिंग्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में गई। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट पेंटिंग जो गणपति जी था, ताराचंद बरजात्या बॉट इट फ्रॉम वेयर आई हैड गिवन इट फॉर फ्रेमिंग। वहीं से उन्हें बुकिंग कर लिया कि मैं खरीद रहा हूँ और लेके गए। तो पहला पेंटिंग वो भी गणपति का इस तरह से सेल हो गया। ओह वाह। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। उसी ऐसे ही करते 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 अलग अलग चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मुझे याद आ रहा है कि भगवत गीता आपने किसी एक बहुत बड़े एक्टर को भी सुनाई है, तो क्या रीज़न रहा कि आपको सुनाना पड़ा और उन्होंने खुद ने पढ़ा नहीं? और वो कौन थे, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? फेसबुक पे मुझे हर्षवर्धन रानी मैंने नोटिस किया था, तेलुगु फिल्म्स करता था। तो ऐसे ही मैंने अप्रोच किया एंड ही स्टार्टेड रिप्लाइंग और एक बॉन्डिंग हो गई। 2 साल के बाद ही गॉट हिज फर्स्ट हिंदी फिल्म और बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे शिफ्ट होते ही मुझे बाय चांस थिएटर में ही मिला। मैं कुछ फिल्म देखने जा रहा था, वो फिल्म गॉट ओवर एंड आई वाज लीविंग एंड ही एंटर्ड एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम वी केम फेस टू फेस। और इंस्टेंट वो ऑरा कनेक्ट हो गए। और दूसरे दिन मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है 10 मिनट के लिए। सो ही अग्रीड। सो वी मेट एट अ कॉफ़ी शॉप और मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कुछ यूनिक है ऐसे मुझे लग रहा है, तो कैन आई राइट अ बुक ऑन इट? तो ही सेड कि ही सडनली रियलाइज कि हाँ, ही हैज सो मच टू कम्युनिकेट एंड ही इमीडिएटली अग्रीड। हमने नरेशन शुरू की और फिर मैंने बुक लिखी। उसकी क्या नाम था उस बुक का? लाइफ हैंड पिक्ड। उसमें क्या आप थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे? हर्षवर्धन का बैकग्राउंड इंदौर से है वो। फैमिली में थोड़ा सा
मदर फादर में प्रॉब्लम था, सेपरेट हो गए थे वगैरह। और इसको स्टडीज़ में प्रॉब्लम इसलिए था कि ये सफ़र फ्रॉम डिस्लेक्सिया, ओके। जो आपने आमिर खान की फिल्म में तारे ज़मीन पर पे पेन जो वर्ड्स Words, पढ़ नहीं पाते हैं वो डांस करने लग Dance जाते हैं। या तो उसकी वजह से उसका एजुकेशन वाज नॉट वेरी गुड। और उसको बचपन से ही अट्रैक्शन था कि मैं कुछ एक्टिंग की लाइन में Okay. टीवी पे आ जाऊँ वगैरह। तो घर से भाग गया था, अच्छा। और विदाउट एनी मनी और एनीथिंग, हम्म। और भाग के खुद की लाइफ को धीरे धीरे संभल के बहुत मीनियल जॉब्स, लाइक रेस्टोरेंट में टेबल, किचन में काम करना, टेबल पहुंचना, कुरियर बॉय करना, वो पब्लिक बूथ होते हैं ना, टेलीफोन बूथ, उसमें बैठ के अच्छा अच्छा, वहाँ पे ऐसे, काम संभालना, ऐसे काम करें। करते 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 हाँ। वो एक लेवल तक आ गया कि he could afford to live by himself। और वहीं से चांस मिला कि उसने तेलुगु फिल्म में पहले, वो एक्चुअली हाफ तेलुगु है और हाफ महाराष्ट्रियन है। ओके। मदर वाज तेलुगु, एंड रानी रानी महाराष्ट्रियन या तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उसको ब्रेक मिला, छोटे छोटे रोल करने लगा। उसका बड़ा ब्रेक आ गया सनम तेरी कसम, ओह, सनम तेरी कसम वाज द फर्स्ट फर्स्ट। फिल्म थी जो बहुत प्रेज अप्रिशिएट हुई। बुक लिखते लिखते वो मुझे बोलने लगा कि तुम हर्षी बन गए हो, तुम इतना अच्छा एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे कि मेरे ही एक्सपीरियंस नरेट हो रहे हैं। वो फिर बॉन्डिंग इतना अच्छा रहा। आप उसको डिस्लेक्सिया आया तो मैंने उसको कहा भगवत गीता पढ़ो, फिर मुझे ही रियलाइज़ हुआ कि वो इतना पढ़ नहीं सकेगा। और वो उस बचपन में मदर से नफरत बहुत हो गई थी। तो मैंने कहा आप बड़े हो गए हो, अब माँ से मिलो, माँ है, जन्म दिया है, कितने भी डिफरेंस है, अब तुम बड़े हो, अब तुम्हें उनको संभालना है। तो समझ नहीं पा रहा, तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ, भगवत गीता एवरी डे एक एक चैप्टर मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा। तो रोज सुबह 6 बजे उसके घर जाके मैंने कंप्लीट भगवत गीता पढ़ी, समझाई। एंड 2 महीने के अंदर ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिज मदर। Oh, उनका wow. बॉन्डिंग हो गया। हाउ ब्यूटीफुल। उसके बाद कोइंसिडेंटली वो कहीं शूटिंग में गया, वहाँ भगवत गीता का वो 7 दिन का पाठ होता है ना, उसमें जाके बोला मैं अटेंड करके आया, मुझे और मज़ा आया कि कोइंसिडेंस की पढ़ने के बाद वो सप्ताह में भी मैं गया। उसके बाद तो बस और बॉन्डिंग हो गई। अब वो मुझे गुरु ही मानता है, छोटी 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 बातों में मुझे ये कहता है। जस्ट नाउ ही इज डूइंग अ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स इन साइकोलॉजी थ्रू अ लंदन इंस्टीट्यूट, ओह वाओ। एंड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में इज गॉट 81% मार्क। आउटस्टैंडिंग। डिसलेक्सिया होने की बावजूद भी। ओवरकम करके हाँ। he has done this, which is very great। कमेंडेबल। और नॉर्मली देखा जाता है कि जो भी एक्टर्स होते हैं वो पढ़ाई से भागते हैं वो वैसे ही छोड़ देते हैं। बट यू नो, इतना सब कुछ सिचुएशंस होने के बावजूद भी अगर वो पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो इज़ ग्रोइंग हिज ऑरा, और वो ग्रो करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। और आई थिंक उसको बचपन से वही रिवॉर्स रहा होगा कि पढ़ाई नहीं हो पाई। हाँ। तो इनकम्प्लीट सा लगता होगा तो। और उसका उसको किसी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट है नहीं है। कल जब मैंने आपको पिकअप किया तब आपने कुछ चीज़ें मेरे साथ में शेयर करी। उसमें से एक चीज़ थी कि जो सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जो कि हार्ड होती हैं, उससे भी इंसान उसमें भी वे बना सकता है। और हर्षवर्धन की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने शेयर करी थी मुझसे कि जब उनको इंग्लिश नहीं आती थी और उनको इंग्लिश सीखनी थी तो उन्होंने किस तरीके से उसका एक रास्ता निकाला। तो हमारे ऑडियंस के साथ में आप शेयर करना चाहेंगे? उस टाइम में कॉल सेंटर बूम था, बहुत सारे कॉल सेंटर खुल गए थे। और कॉल सेंटर में किसी को भी इंडक्ट किए तो 1 महीने का ट्रेनिंग होता था जिसमें उन्हें बात करना, इंग्लिश, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश सिखाते थे। तो हर्षवर्धन ज्वाइन करता था, 1 महीना ट्रेनिंग लेता था जो मुफ्त में था, छोड़ के जाता था और दूसरे कॉल सेंटर में अप्लाई करता था। ऐसे 3-4 ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए एंड देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश।
तो ये एक यूनिक वे था टू लर्न कि नौकरी भी मिल जाती थी और सीखने भी मिल जाता था। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा उसका आइडिया की। बहुत तिकड़म वाले हैं हर्षवर्धन। हम चाहेंगे कि हर्षवर्धन को हमें पॉडकास्ट में लेना चाहिए आने वाले दिनों में। Sure. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी उनके मुंह से खुद से सुनने में, और वो भी और सारे चीज़ें सब बता सकते हैं जो उन्होंने अभी तक लोगों से शेयर नहीं करी होंगी। मयूर जी, आजकल मार्केट में देखा जाता है बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स हैं और बहुत अलग अलग तरीके के कोर्सेज मार्केट में हैं जो लोग बताते हैं कि हमने यहाँ से ये सीखा है, वो किया है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे ये हीलिंग क्या किसी कोर्स को करने से आती है या किस तरीके से आप इसको डेवलप कर सकते हैं? कोई कोर्स स्पिरिचुअलिटी सिखा नहीं सकता। अपनी रिसेप्टिविटी क्या है टू अंडरस्टैंड लाइफ, अंडरस्टैंड द मॉरल ऑफ लाइफ, वो ही स्पिरिचुअलिटी है। और जब वो अंडरस्टैंडिंग आती है तो एक फ्रीक्वेंसी में हम ऑपरेट करने लगते हैं। उस फ्रीक्वेंसी में हम उन लोगों से मिलते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी थोड़ी हाई होती है, और तब वो हीलिंग पावर अपने में स्टार्ट हो जाता है। ओके। क्योंकि वी आर एबल टू रिसीव, वी आर एबल टू ऑल्सो गिव। तो अगर मैंने वो रेल में हूँ और मैंने दिल से इच्छा की कि इस पर्सन को इस तकलीफ से कोई रास्ता दिखाए, कोई तरह से लेट हिम कम आउट, हिम और हर कम आउट ऑफ द ट्रबल, और मेक इट इजियर फॉर हिम और हर टू अंडरस्टैंड द ट्रबल, वो इटसेल्फ बिकम्स द हीलिंग, द बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। और वो वाइब्रेशंस एंड ऑरा जो अपनी पर्सनालिटी से दूसरे में जाते हैं, वो ऑरा एंड वाइब्रेशंस कैरी द हीलिंग इफेक्ट एंड इट calms the person down. Healer is not something like a degree you take. There is self created, self को डिग्री देना कि मैं इस लेवल से इस लेवल पहुंचा, बट वो लेवल पहुंचने के लिए खुद को बहुत साफ रखना पड़ता है। साफ रखने से क्या मतलब है? साफ है, ऑलवेज बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, डू गुड, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। कभी किसी के बारे में बुरी बात नहीं करनी, सबको इक्वल ट्रीट करना, ना कभी किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को गाली नहीं देना वगैरह। अपना एरिया एकदम क्लीन रखे, कोई जात की दुश्मनी ना रखे, रिवेंज लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सब से आप साफ हो गए तो इट्स ऑलरेडी अ क्लेंज्ड स्टेट दैट यू आर इन। और जैसे ही हम वो स्टेट पहुंचे, अपने एंटेनाज आर ओपन टू रिसीव, एंड यूनिवर्स तो बैठा ही है देने के लिए, सिर्फ हमें लेने के लिए हाथ आगे करना पड़ता है, वो क्लेंजिंग होता है। जो हीलिंग के बारे में आपने बताया, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में जो आपने खुद ने महसूस किया हो कि ओके मैंने हील कर दिया और उसके इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर कुछ आए हो, कुछ शेयर करना चाहेंगे? है, काफ़ी इंसिडेंसेस है। मेनली तो मेरे दोनों बच्चे, आई हैव अ डॉटर एंड अ सन, जब भी छोटे थे और कुछ भी उनको फीवर या तकलीफ होती थी, रात को सो नहीं सकते थे, तो मैं अपनी गोदी में उनको रात को सुलाता था। मैं खुद लेटता नहीं था, पीछे पिलो रख के बैठ जाता था, पूरी रात में उनके सिर पे हाथ रखता था, और बाय मॉर्निंग दे यूज्ड टू गेट क्योर्ड। और थोड़ा सा उसका असर मुझ पे रहता, बट आई वॉज ग्रोन अप सो आई कुड कोप विद इट। पर ये बहुत बार हुआ है कि उनको तकलीफ हुई और मैंने वो जस्ट गोदी पे सुलाया और वो निकल जाते थे, मैं देवर परफेक्टली ऑलराइट। मेरे फ्रेंड सर्कल में, कजन्स में या स्टूडेंट्स जिनको मैं लेक्चर करता हूँ, उनमें किसी को भी तकलीफ होती थी, इफ दे जस्ट कम्युनिकेट टू मी कि उनको ये तकलीफ है, I may be anywhere in any part of the world, वो ऑरा से I could heal them, and then they immediately next day they reported कि they felt that they are healed। तो वो जो स्टेट है, इसमें हमें पता नहीं चलता ना, उससे कम्युनिकेट नहीं करे तो मुझे पता नहीं चलता, तो मैं इंसिस्ट करता हूँ आप मुझे रिपोर्ट कीजिए। वो एक ट्रांसपेरेंट सा जो स्टेट होता है कि जहाँ हमने अच्छी इच्छा दी, अच्छे वाइब्रेशंस भेजे, उस पर्सन ने रिसीव किए और वो क्लेंस हो गया, दैट इज द हीलिंग, दैट इज एक्चुअली हीलिंग। बिकॉज बीमारी है तो शरीर तो बीमार पड़ेगा ही,
फीवर होगा, कफ होगा, कोल्ड होगा, इसलिए मृत्यु लोग भी बोला जाता है। तो वो तो एक्सेप्ट करना है, बट जो मेंटल हीलिंग चाहिए, खुद को जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो इसी ऑरा से जाता है। मैंने देखा है काफ़ी लोग आपसे टच में इसलिए भी रहते हैं कि उनको जो उनकी डे टू डे लाइफ में जो भी हसल पसल रहता है उससे जब वो परेशान हो जाते हैं तो वो आपको ज़रूर याद करते हैं और बोलते हैं मयूर जी प्लीज़ आपकी हीलिंग पावर्स हमें चाहिए। तो ये मेरा सामने देखा हुआ है। इनफैक्ट मयूर जी के जब आप घर में एंटर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस होती है। इतना खूबसूरत उन्होंने घर को डेकोरेट कर रखा है। बहुत सारे स्टैचूज़ हैं भगवान के, गुरुओं के, और चैंटिंग हमेशा चलती रहती है, और अगरबत्ती, धूप और ये सारी इसकी महक हमेशा वहाँ पे रहती है। और इतनी क्लीन, आई थिंक क्लेanलीनेस इज़ ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी जगह को जितना साफ़ सुथरा रखते हैं, टाइडी रखते हैं, तो वो आपके अंदर डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी का संचार करती है। तो जब आप उनके घर में जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी बहुत ही पवित्र स्थान पे आ गए हैं, और उसके बाद में अपने आप पॉजिटिव आप हो जाते हो। ये सेम सिचुएशन मेरी ऑफिस का भी है। कई बार कोई क्लाइंट्स एकदम मीटिंग से आते होंगे, कुछ हुआ होगा, आते ही बोलते हैं यहाँ आके सारे दुख भूल जाता हूँ मैं, इतना अच्छा मैं बैठा हूँ थोड़ी देर, और आराम से बैठ के मैं बोलता आप बैठिए, काम डाउन, हैव अ कप ऑफ टी, रिलैक्स। तो ये मैंने मेरे ऑफिस में भी वो ऑरा ही रखा है। आपके घर पे एक बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है साईं बाबा की, राइट? तो आप साईं बाबा को काफ़ी मानते हैं? हाँ जी, हाँ। तो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपका जुड़ाव साईं बाबा से रहा है? वो भी इंटरेस्टिंग है। जब आई वॉज गोइंग टू बी बॉर्न, उसके पहले मेरी मदर को 2-3 बार लेबर पेन हुआ, बट शी हैड टू कम बैक होम बिकॉज दे वर फॉल्स लेबर पेन। ओके। तो तीसरी बार जब शी गॉट द लेबर पेन, मेरे मामा ने डिसाइड किया कि इस टाइम तो हॉस्पिटल, जब मम्मी हॉस्पिटल जाएंगे, ही विल गो ऑन अ बाइक टू शिरडी और साईं बाबा से प्रे करेंगे ठीक से हो जाए। वो शिरडी पहुंचे और मेरा जन्म हुआ। वाह। तो कनेक्ट जन्म से ही साईं बाबा से हो गया था। उसके बाद बोथ माय पेरेंट्स वर साईं बाबा भक्त्स, तो रेगुलरली हर साल जाना, और शिरडी रेगुलरली जाना। वहीं हम बच्चों को भी साईं बाबा की गोद में रखते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमको रखा था, मैंने अपने बच्चों को भी 1 महीना 2 महीना हुआ के उनके गोद में रखते थे। तो वो कनेक्ट है। और आज भी कहीं भी कोई भी किसी स्टेट में मैं फंसा हूँ या मुझे कुछ हेल्प चाहिए, सिर्फ साईं बाबा बोलने से अपने आप सॉल्यूशन हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है। अपने आप होता है। वो मिरेकल तो है। कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहते हैं कि जब आप बहुत ही परेशान थे और अचानक से जैसे कोई डॉक्यूमेंट मैं कहीं भूल गया हूँ। हाँ, एक्चुअली कल वैसे ही हुआ, कल ही हुआ एयरपोर्ट पे। अच्छा। मेरी स्लिंग बैग थी, हाँ मैं कहीं एक जगह बैठा था, हाँ हाथ में कैरी बैग और वो स्लिंग बैग, हाँ और मैं उठा वॉशरूम जाया गया। आई फॉरगॉट दैट आई केप्ट माय स्लिंग बैग ऑन द सीट नेक्स्ट। ओके ओके ओके। तो वॉशरूम के बाहर आने बोला मेरी बैग कहाँ गई, तो तुरंत साईं बाबा का नाम लिया कि ये मैं कभी भूलता नहीं हूँ ऐसे, इस टाइम क्या हो गया। यहाँ वहाँ सब जगह दौड़ा कि कहाँ चली गई, गिरी कैसे मेरे कंधे से। और 5 मिनट में मेरे जहाँ मैं बैठा था वो सीट के पास वैसे की वैसे था। पड़ी थी। ऊपर से एक आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, वो बोल रहे हैं मैं आप ही के लिए वेट करता था, ये आपकी चीज संभाल रहा है। ओ वाओ। तो ये मुझे लगा कि ये बाबा ही बोल रहे हैं। आई गॉट गूज़बम्प्स इस बात को सुन के। कल ही हुआ है। ऐसे कई बार कहीं कहीं फंस जाते हैं ट्रैफिक में या कुछ हो जाता है, बस साईं बाबा तुम सॉल्व कर दो, ये इसमें से ये परेशानी दूर कर दो, हो जाता है। वो आपके हीलर हैं। हाँ। ऐसी ऐसी कोई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जब आप कहीं फंस गए हो या कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी में हो और वहाँ से आपको उन्होंने निकाला हो? बचपन में ये हुआ था। एक पिलग्रिमेज पे जा रहे थे, पूरी जॉइंट फैमिली थी, कजन्स वगैरह, 3 गाड़ियाँ थी।
रात को हम निकले थे तभी तो स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थी. दिस मस्ट बी अर्ली अराउंड मिड 60s की बात. और हम तीनों गाड़ियाँ हम लोग फंस गए, गुम गए. पता नहीं किस तरफ जाना, कोई आइडिया नहीं है क्योंकि स्ट्रीट्स ही नहीं है, लाइट नहीं है. कैसे जाए, कहाँ राइट जाए, लेफ्ट जाए, सीधा जाए. अचानक एक बैलगाड़ी दिखी. वो बैलगाड़ी भी नहीं दिखी, उसकी जो लाइट है ना वो नीचे चलते हैं वो दिखी. अब वो देखने से हमें लगा कि इसको तो पूछे. तो तीनों गाड़ी लाइन से जा रही है उसको पकड़ने. वो पकड़ा नहीं गया और वो सीधा हमको पहुंचा दिया हमारे डेस्टिनेशन और वहाँ से गायब. ओके. तो ये मैंने आंखों से देखा है. क्योंकि उस स्टेज में मिडनाइट हम लोग डरे हुए हैं, हम बच्चे भी थे, साथ में फैमिलीज थी, कोई भी कुछ लूट सकता था. इतने डरे हुए थे कि अब जाए कहाँ. कुछ आइडिया, बोर्ड्स नहीं, कुछ नहीं. और कंपास भी नहीं था उस टाइम का क्या. तो उस टाइम में ये मिरेकल देखा है मैंने. और विद इन आई थिंक फिर आधे घंटे में एक तो गाड़ियाँ बैलगाड़ी को चेस कर रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. हाँ, अभी मुझे अभी भी याद है एक बहुत अच्छा और स्ट्रेंज इंसिडेंस जो मेरे साथ पर्सनली हुआ. मैं शूट्स करता हूँ तो एक लोकेशन पे गया था जहाँ मुझे डैम और स्ट्रीट दोनों चाहिए थी. वो लोकेशन शाम को पहुँचा था मैं, और लोकेशन सुंदर लगा. और तभी वहाँ छोटे से रिवर था तो मैंने सोचा जाके मुँह वॉश कर लूँ. जैसे ही मैं उस तरफ गया तो मैं फिसल गया और पानी में गिर गया. उस रिवर में डीप नहीं था बट नेक डीप जितना था. मोबाइल तो पानी में चला गया तो आई कुडंट कॉल आउट फॉर एनी हेल्प. और ऑलमोस्ट वो 7, 7:30, 8 बज गए थे. अंधेरा हो गया था, कोई दिखे नहीं. बस तो वहाँ खड़े खड़े एक पिलर को पकड़ लिया पानी के अंदर. ताकि मैं डूबो नहीं. कोई आपके साथ में नहीं था? नहीं, मैं खाली लोकेशन देख के गाड़ी कहीं दूर खड़ी थी क्योंकि वो गाड़ी नीचे नहीं आ सकती जहाँ से मुझे लोकेशन देखना था. वो ब्रिज पे आगे थी. और मैंने ड्राइवर को कहा था कि मैं ये इतना देख के आ रहा हूँ. और मोबाइल नहीं होने से मैं जब स्लिप हो गया तो मैं ड्राइवर को फ़ोन भी नहीं कर सकता. और उसको भी शायद आई थिंक नींद आ गई थी तो गाड़ी में सो गया. उसको रियलाइज नहीं हुआ कि कितना टाइम हुआ. तो स्लिप हो गया, अंधेरा हो गया और मैंने साईं बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया. थोड़ी देर में कोई आदमी आया, उसने लोगों को बुलाया और मुझे सेफली बाहर निकाल दिया. तो ये भी एक टेस्ट ऑफ टाइम था कि जन्म और मृत्यु जैसा सवाल था. You were gone, but he came to support you. और मैंने वही बोला, चाहे तो आप मुझे 1 मिनट में ख़त्म कर सकते बट आपकी चाहत वो नहीं है. इसने गिराया भी आपने और बचाया भी आपने. एक और छुपा हुआ टैलेंट है मयूर जी के अंदर. वो प्रोड्यूसर भी हैं. उन्होंने काफ़ी सारी मराठी मूवीज़ और टीवी सीरियल्स कुछ प्रोड्यूस करे हैं. तो कुछ आप उनको मैसेज देना चाहेंगे मराठी में और गुजराती में कि वो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और शेयर करें और हमें फीडबैक भी दें कि किस तरीके का ये चल रहा है और हमें किस और क्या मेहनत करने की ज़रूरत है. तो गुजराती और मराठी दोनों में आप मैसेज प्लीज दीजिए. आमचे मराठी बंधू भगिनींना तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही ह्या पॉडकास्ट चॅनलला सपोर्ट द्या. एन्काउंटर्स विथ अभिमन्यू तोमर लाईक करा, शेअर करा, फ्रेंड्सला रेकमेंड करा आणि याला इतकं पॉप्युलर करा की लोकांना हे आवडायला लागेल आणि दे विल लुक फॉरवर्ड की पुढचा एपिसोड आम्हाला बघायचा आहे. बिकॉज Abhimanyu works very hard, brings in a lot of variety of people. अच्छे लोग हैं, चांगले लोक आणतात, चांगलं कंटेंट डेव्हलप करतात आणि फोकसेस ऑन सर्टन ॲस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ जे आपल्याला खूप शिकायला मिळतो त्याच्यात. ગુજરાતનો મારા ભાઈ બંધો તમને પણ હું રેકમેન્ડ કરું છું કે આ ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. અભિમન્યુ ખૂબ મહેનત કરીને જુદા જુદા વ્યક્તિમત્વને લાવે છે
ઘણું શીખવા મળે છે, ઘણું સમજવા મળે છે. એટલે એક ગુજરાતી બીજા ગુજરાતીને અપીલ કરે છે કે તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ખૂબ એને સપોર્ટ કરો અને લેટ અભિમન્યુ ગ્રો વિથ ધીસ ચેનલ 1000 times than this size. जय गुजरात, जय भारत। शायद से आपको ये नहीं मालूम होगा कि मुझे गुजराती भी बहुत अच्छे से आती है। बहुत बहुत आभार છે તમારો, મને તમારો પ્યાર આપજો और ઢેર સારો આશીર્વાદ આપજો। હું પણ થોડો ગુજરાતી છું, મને ગુજરાતી આવડે છે। તમે મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો और શેર કરજો और પૂરા આખો ગુજરાતમાં ફેલાવી દો મારા ચેનલને। I would like to thank our partners, La Farsan Hospitality Partner, Style and Scissors Grooming Partner, Omasra Wellness Partner, Unique Wedding Magazine Partner, Krishnaveer Kiran Foundation NGO Partner, Lights Camera Actions Content Partner। जाते जाते मयूर जी, हमारे पास में आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स हैं। उमासरा और साइलेंसर्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर, Thank you. लव फरसान और पूरी टीम की तरफ से एक बहुत ही मीनिंगफुल गिफ्ट है हमारे पास में आपके लिए। ये जो पौधा है ये हम यहाँ नीचे लगाते हैं, जो आपके नाम पे रहेगा और हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि मयूर जी यहाँ पे कभी आए थे। और ये नेस्ट है और कुछ चीज़ें हैं जो कि पशु पक्षियों के लिए हैं, तो ये आप बॉम्बे में अपनी बालकनी में ज़रूर लगा सकते हैं। Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और नीचे चलते हैं और इसको लगाते हैं।